हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। बानी पीटीआई का अडयाला जेल में हुकूमत की तरफ से बनाए गए मेडिकल बोर्ड का तिब्बी मुआयना करवा दिया गया। वजीर कानून के मुताबिक बानी की एक आंख की बीनाई ऐनक के साथ 70% है। पीटीआई और बानी की बहनें जाती मौलिद से मेडिकल चेकअप करवाने की डिमांड पर कायम। ऑपोजिशन का धरना। एहतजाज पर ऑपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट पर इस्लामाबाद पुलिस ने दहशतगर्दी की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए। सदर जरदारी के बानी पर जेल काटने के मुतल्लिक तंजिया जुमले। अपनी 14 साल कैद का भी ताना दे दिया। डील की खबरों में आखिर कितनी हकीकत है, इन तमाम सियासी हालात पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा बांग्लादेश में खालिदा जिया की पार्टी ने इलेक्शन का मैदान मार लिया। जमात इस्लामी ने शिकस्त तस्लीम कर ली। नए मुतवक्को वजीर आजम तारिक रहमान जमात इस्लामी बांग्लादेश के अमीर के घर पहुंच गए। बीएनपी के सरबराह ने सबसे पहले बांग्लादेश का नारा लगा दिया। तलबा तहरीक की जमात सिर्फ 6 नशिस्तें लेकर कामयाब रही। खित्ते के इस अहम इलेक्शन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक वफाकी वजीर इसाक खान खाकवानी। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भारत से हारने का रिकॉर्ड कायम। T20 वर्ल्ड कप में 61 रन से शिकस्त। क्रिकेट शायकीन कौमी टीम से सख्त नाराज। शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और शादाब को टीम से निकालने का मुतालबा जोर पकड़ गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे क्रिकेट एक्सपर्ट नौमान न्याज। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर इसाक खान खाकवानी। अस्सलाम वालेकुम खाकवानी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी मेहरबानी बीबी। जी खाकवानी साहब बताइएगा, कभी जो है आप भी पीटीआई की सियासत का हिस्सा थे। आज आप दूर से बैठकर जो है इन तमाम हालात को, जिसमें आज भी जो है जैसे कि आप लोग ने भी धरने की सियासत की, आज भी जो है धरने हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन अफसोस के पार्टी में इतनी टूट फूट है, इतनी ग्रुपिंग है कि किसी किस्म के भी धरने नाकामयाब होते हैं। और फिर इन तमाम चीजों के बीचों बीच इमरान खान साहब की हेल्थ को लेकर भी जो है वो बहुत सारी बातें अब सामने आ रही हैं। आप कैसा देख रहे हैं इन तमाम हालात को? जो भी हालात हैं बीबी बड़े अफसोसनाक हैं, और ये हमारी कौम में एक तफरीक, और इसके अंदर जो इल्जामात हैं और सही हैं गलत हैं, इसका कोई तरीकाकार हुकूमती और इमरान खान साहब की पार्टी को भी चाहिए कि वो कोई इसका तरीकाकार एक दूसरे से बात करने के बाद कुछ ही फैसला करें। ये रोज की जो अफसोसनाक एक पे इल्जाम तराशी है एक तरफ से, दूसरी तरफ से उसमें कोई चीज कोई फायदा नहीं हो रहा हमारी सियासत को, और हमारे लिए ना ही लोगों में कोई इस्तराब मौजूद है, और लोग परेशान है कि कौन सी बात माने किसको ना माने। जी तो खाकवानी साहब बताइएगा, पीटीआई में आपने भी जैसे जिक्र किया, कुछ पता नहीं किसकी बात माने किसकी बात ना माने, इस कदर जो है वो ग्रुपिंग है। आगे भी जो है वो हम डिस्कस करेंगे और चीजें भी, लेकिन इसकी वजह आपके ख्याल में सबसे बड़ी वजह जो है वो क्या है इस वक्त? पीटीआई का जो ग्रुपिंग के हवाले से मैं कहूँ, या एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, या एक दूसरे पे जो मिसट्रस्ट नजर आ रहा है, उसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह आपके ख्याल में क्या है? देखें, जो लीडरान होते हैं, और खास तौर पे पीटीआई में तो एक ही लीडर है, बाकी तो अभी बेचारे ऐसे नाबालिग किस्म के लीडर हैं। तो ये उनके यहाँ इमरान खान के पास एक सोच तो होनी चाहिए ना जनाब, कि उन्होंने मुल्क के लिए और अपनी पार्टी के लिए और अपने लिए क्या असूल, क्या चीजें करनी है जिसकी वजह से मुल्क भी के अंदर इस तरह ना हो, और उनकी पार्टी को भी किसी तरीके से पॉलिटिकल फायदा हो किसी चीज के अंदर, और इमरान खान को भी उसका कोई फायदा होना चाहिए। इस ऐसी सूरत हाल तो हर पॉलिटिकल आदमी का काम यही है, किस तरीके से अपनी सियासत को आगे बढ़ाते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप सियासत को इस तरह इस डगर पे ले जाएं कि यहाँ तोड़ फोड़ और एक दूसरे के खिलाफ नफरतें जो हैं वो ज्यादा बढ़ रही हैं। यहाँ कोई फायदा नहीं हो रहा किसी का, ना मुल्क का, ना इमरान खान पार्टी का, ना इमरान खान को अपनी जात का। जी खान खाकवानी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। आज आपको ये तकलीफ देने का बड़े अरसे बाद ये मकसद था, यू आर वेरी काइंड, के आपने हमारे टाइम निकाला कि 12 साल पहले 2014 में
आप लोग सारे एहतजाज कर रहे थे। आज इस वक्त जब आपसे बात हो रही है तो पार्लियामेंट में वही एक धरना जो है वो चल रहा है। तो 12 साल पहले भी सर धरना था, उस वक्त आप लोग थे और भी बाकी लोग थे, दरमियान में खान साहब वजीर आजम भी बन गए, फिर दोबारा वही वाले मतलब धरने, वही सारी गाली गलौज जैसे आप भी कह रहे हैं, पोलराइजेशन। अब 3 बड़े स्टेक होल्डर हैं सारा, और आप तीनों को बड़ा करीब से जानते हैं, खुद भी पावर में रहे हैं, आप खान साहब को भी जानते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को भी जानते हैं, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब के भी जो भी दाल दलिया है पॉलिटिक्स वो भी जानते हैं। आप इनमें से किसको ब्लेम करते हैं ये जो अभी तक मतलब 12 साल बाद भी धरना जारी है आज सर? ये कलासा साहब, ये कुल होम हमारा सबका इसमें कंट्रीब्यूशन है कि हमने इस मुल्क के लिए कोई अच्छाई की तरफ किसी चीज को लाने में कोई कामयाब नहीं रहे। मतलब है कि आप किसी पार्टी का नाम ले लें, उनका इतना अरसा गुजर गया, तो वो नवाज शरीफ साहब का वक्त गुजर गया, जरदारी साहब और बेनजीर साहब का, ये लोग मुल्क में इस्तेहकाम लाने में भी कामयाब नहीं हुए। और इमरान खान की पार्टी को जिस तरीके से हैंडल करना चाहिए था अपने मसले मसाइल, उसमें किसका कसूर है? उनकी पार्टी की क़यादत का कसूर है या उनके अपना, क्योंकि ताकतवर उनकी पावर है, अपना मकबूलियत भी है खान साहब की, और खान साहब इस अपनी पार्टी को किसी डगर पे तो ले जाते हैं जनाब। उनको तो ये पता होना चाहिए कि मैंने आगे अचीव क्या करना है, मैं किस हूँ और मैंने क्या करके अपने मुल्क के लिए अपनी पार्टी को किस तरीके से चलाऊं ताकि मुल्क का फायदा हो और पार्टी को भी फायदा हो। इस वक्त तो नुकसान ही नुकसान है, और उनका से तो कोई दुश्मन भी अपनी पार्टी के साथ भी नहीं करता, कोई अपनी मुल्क के साथ भी कोई इतनी नाराजगी नहीं हो सकती। ये मेरे ख्याल में चाहिए मुल्क को कि किसी नहीं, आपको दुख होता है सर, आप क्योंकि आपने भी इस पार्टी के लिए ब्लड दिया हुआ है, आपने भी मुश्किलें देखी हुई हैं, आप भी मतलब बहुत सारे, आप हो गए, तरीन साहब हो गए, अलीम खान, लंबी लिस्ट में, मतलब माजी में और भी बहुत सारे लोग थे। आज आप लाहौर में बैठे हुए हैं, पॉलिटिक्स से तकरीबन इनएक्टिव हो चुके हैं। अफसोस होता है, दुख होता है कि जिन चीजों के लिए आप लोग आए थे, एहतजाज हुए, धरने हुए, सब कुछ हुआ, तो बात तो वहीं के वहीं खड़ी हुई। हाउ डू यू फील दैट, मतलब एज ए पर्सन के तौर पर कि क्या हुआ? मुझे ईमानुल्लाह बड़ा अफसोस होता है कि इमरान खान साहब की जो पार्टी में और मुल्क के लिए एक जुस्तजू और जो उन्होंने की, उसके अंदर कोई फायदा नहीं हुआ किसी का। उनका अपना भी बड़ा नुकसान हुआ है, पार्टी का भी नुकसान हुआ है। और मैं उसको क्या कहूँ आपको कि जब हम उनके साथ थोड़ा अरसा काम किया है, थोड़ा नहीं 8-9 साल काम किया है, तो उस 9 साल का रिजल्ट ये था कि वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भाई साहब लोग अपनी जो काबिलियत है वो अपने लिए भी, अपनी पार्टी के लिए भी और मुल्क के लिए भी तो वो काबिलियत को इस्तेमाल करते हैं ना कि मुल्क का फायदा हो। तो इस वक्त तो ये तीनों जो लोग चीजें हैं, किसी को कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान हुआ है। उनको अपना बड़ा जबरदस्त नुकसान हुआ है, उनकी पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है, और मुल्क में भी कोई के हालात ऐसे हो गए कि मैं नहीं समझता ये इसको ठीक करने के लिए पता नहीं क्या क्या जस्तजू करनी पड़ेगी और किस तरह बैठ के मामले को आगे चलाना पड़ेगा। ये अंदरूनी इख्तलाफात मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं हर चीज में। हमारी थोड़ा सा मईशत के लिए, बाकी लोगों के लिए, हर चीज में हमारा नुकसान हो रहा है। दिल तो चाह रहा है आपसे मजीद इस पे कीजिए, लेकिन हम आपको चाहते हैं कि बांग्लादेश पे भी बात कीजिए। बहुत कम लोगों को पता होगा कि आप कितना बांग्लादेश के अफेयर्स को आप करीब से जानते हैं, बहुत सारी वहाँ इंटरनल पॉलिटिक्स को जानते हैं, बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन जो वहाँ पे थे, आपके क्लास फेलो रहे हैं, पाकिस्तान में भी रहे हैं सारे, और आपके दोस्त जो हैं सलाउद्दीन चौधरी साहब जो है वो, उनको फांसी भी हुई, अभी उनके इलेक्शन में उनके बेटे और भाई जीते हैं। जरा हमें बताएंगे कि व्हाट हैज हैपेंड इन बांग्लादेश, क्योंकि मुझे बहुत सारा इल्म है आपके जाती एफर्ट्स का कि बांग्लादेश के इलेक्शन को आप कैसे देख रहे हैं सर वहां पर? थोड़ा सा मैं आपको मामूली सा 1-2 लाइनों में एक बैकग्राउंड बता दूं। 1962 की जब असेंबली आई थी अयूब खान की बेसिक डेमोक्रेसी की तरफ, उसमें फजल कादर चौधरी साहब मरहूम स्पीकर बने थे पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के, मुत्तहिदा पाकिस्तान के, और वो अयूब खान की गैर मौजूदगी में एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहे। अच्छा, ये था
फजलुल कादिर साहब का मेहनत और जुस्तजू जो उन्होंने हमेशा वो तारीफ करते थे, अपना बंगाल की जो वो थी क़यादत थी और सोहरावर्दी साहब की, वो हमेशा उनके सोहरावर्दी साहब के साथ बड़े ताल्लुकात और पार्टी के वो कारकुन थे और उनकी हमेशा बड़ी वो कदर करते थे। खैर वो जब वो खत्म हो गया, वो हुकूमत बन गई अयूब खान साहब की और वो स्पीकर बन गए, तो उनके दिल में फिर भी वेस्ट पाकिस्तान के अंदर बड़ी दोस्ती और बड़े ताल्लुकात उन्होंने बनाए। उनके बड़ी दोस्ती थी गवर्नर वेस्ट पाकिस्तान अपना कालाबाग साहब के साथ, और इतने दोस्त उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान में बनाए जिसमें हम और हमारा घराना भी शामिल है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते कि उनके 62 में ये आने से उन्होंने अपने बच्चों को बंगाल से लेकर सादिक पब्लिक स्कूल बहावलपुर में दाखिल कराया, जहाँ आकर अपने लोगों के साथ जो ताल्लुक है और जो हमारे आपस में इतनी कुर्बत नहीं होती, उन्होंने वो कुर्बत पैदा की यहाँ पर। और इसी वजह से सलाउद्दीन और उसके तीनों भाई हमारे पास बहावलपुर में आए। 60 हम 2-3 साल वहाँ 65 तक मैं रहा, 3 साल का ताल्लुक रहा, फिर वो बढ़ता गया और फिर ये सानिया हो गया 71 का। 71 में अपना जो हालात पैदा हुए और जंग के और आपस में अफरा तफरी के अंदर, उसमें जब ये अपना ये आए बंगला बंधु वहाँ हुकूमत में आए, वो 72 के अंदर जो सारा कुछ टूटा, तो उसके अंदर उन्होंने फजलुल कादिर साहब को जेल में डाला और उनके इतने उनको इंसुलिन और बाकी चीजें लगती थी बीमारी की वजह से, वो वहाँ कैद में वो उनका विशाल हो गया। और उसकी वजह से ये सन 73 की बात है जब उनका विशाल हुआ, तो उस वक्त सलाउद्दीन जो बड़ा बेटा था वो मेरे साथ एक क्लास जूनियर था सादिक पब्लिक स्कूल में, वो उस लंदन में था। तो ये वापस आए कि बाप के अपना तदफैन के अंदर शामिल हो सके, और वहाँ हालात नहीं वो, और ये हालात थे। ये कराची में मैं था, वो कराची में रुक के वापस चल जाने के लिए उन्होंने वापस जाने खान साहब ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ये आपसे पहले भी हम इस पे हम तफसील से यकीनन करेंगे कि सलाउद्दीन साहब जिनकी आप बात कर रहे हैं, लेटर ऑन ही वाज 5 दफा मेंबर पार्लियामेंट रहे, ही वाज हैंग्ड भी हसीना वाजिद साहबा, अब उनके बेटे और भाई जीते हैं। अगर उस पे हमें जरा थोड़ा सा बता दें कि उनकी फैमिली के साथ ऑफ कोर्स आप राब्ते में हैं, तो ये क्या इस वक्त क्या उनके फीलिंग्स हैं, जज्बात, एवरीथिंग? इनकी सारी पॉलिटिक्स चिटागोंग की है। अच्छा। चिटागोंग में 2 चीज हैं, एक रुजान है जो कि इलाका था, एक रंगोनिया है, ये भी एक उनके साथ है। एक में इनका बेटा खड़ा हुआ रुजान से, हमाम उसका नाम है, वो 80,000 वोट से जीता। अच्छा, 80,000 की लीड से जीता। और जो रंगोनिया है, रंगोनिया, उसमें से सलाउद्दीन का छोटा भाई गयासुद्दीन जीता है 1,01,000 वोट से। अच्छा, या नहीं, नॉट 1 लाख वोट, इधर ना 1,01,000 वोट पड़ा है, उनके 68,000 वोट से जीता है। बेटा 86,000 से जीता है, भाई जो है 68 से जीता है। आपकी उनसे बात हुई है उनके बेटे और भाई से? बिकॉज आपने बड़ी कोशिश की सलाउद्दीन उनको वो बचाने की, वो लंबी तारीख है, हम कई दफा आपसे बात कर चुके हैं। आपको कोई राब्ता हुआ, कोई मुबारकबाद, कोई मतलब हाउ वाज द फैमिली फीलिंग के इतनी बड़ी ट्रेजेडी से गुजरे वो? सबसे उन्होंने किसान पाकिस्तान बताया हमारा क्या। आप भी थोड़ी सी आवाज काट रही है सर, अगर थोड़ा सा साइड पे आ जाए। खान साहब आपकी आवाज थोड़ी सी टूट गई थी। कहा कि जब उसका ये रिजल्ट आया तो सबसे पहले मुझे उन्होंने बताया, उनके घर वालों ने, कि हमारा ये रिजल्ट आ रहा है। अच्छा। तो हाँ, तो आज मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर मैंने बात भी की, फिर इलेक्शन
रहा था, और फिर अब उससे आज बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि हमारे दोस्तों को उनके जो नुकसानात हुए जिंदगी के, उसमें अल्लाह ने उनको एक फतह हासिल की और उसमें फिर खुशी का एक मकाम बना हुआ है, जो कि उनके बाप और उनके के अपना अपनी जो नुकसान हुआ है उसका। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन। आप डिनर पे थे, आपको हमने डिस्टर्ब किया, हम इस पे चाहते थे बांग्लादेश पे, क्योंकि पर्सनली तौर पर बहुत चीजें जानते हैं। आपका कोई प्लान है टू विजिट ढाका? क्योंकि पिछले मेरा ख्याल है हसीना वाजिद साहबा जब से आई और आपके दोस्तों को वहां फांसियां दी गई थी, वेरी अनफॉर्चुनेट, और मुझे पता है सारी चीजों का। तो आप कोई है प्रोग्राम? इतने सालों में ढाका बांग्लादेश नहीं गए, अब आप जाएंगे अपने दोस्त के वो मरहूम बच्चों और उनसे मिलने के लिए, मुबारकबाद देने? मेरे ख्याल में आज उनका शायद प्राइम मिनिस्टर भी शायद चूज हो जाएगा, तो अपना या मंडे को था उनका मेरे ख्याल में। तो वो पहले उनकी पार्टी के अंदर प्राइम मिनिस्टर हो जाए और वो अपने उनकी कैबिनेट भी बन जाएगी मेरे ख्याल में अभी। तो ये चीजें जब मेरा ठहराव आ जाएगा तो मेरा बड़ा दिल होगा कि मैं जाके अपने दोस्त की उनकी मैं अफसोस जाके करूं, उनके बच्चों को प्यार करूं और वो मकाम देखूं जहां पर मेरा दोस्त परेड है। ये कहना है वेरी गुड आइडिया कि वो सलाउद्दीन कितने आपके करीब थे। मेरी भी आपकी वजह से मुलाकात हुई थी, ढाका गया, उनके पास स्टे किया। ही वाज वेरी लविंग मैन, मस्त से इतने अरसा पार्लियामेंट में। आपसे तो भाइयों वाला ताल्लुक था, आपके यहाँ तो बचपन से आपके घर रहते थे। तो बहरहाल अगेन आवर कंडोलेंसेस विद यू सर। और वो बड़े इंतहाई प्यारे खूबसूरत आदमी थे, इंसान थे। मैं भी वहाँ पे उनकी मेजबानी से वो ये हुआ था सर। तो बहरहाल सर, दैट्स हाउ द लाइफ इज अल्टीमेटली। हसीना वाजिद इज इन एग्जाइल फेसिंग अगेन डेथ पेनल्टीज, और आज उन्हीं के बच्चे और उनके भाई जो हैं दे आर बैक टू पार्लियामेंट। तो बहरहाल ये जो के अंदर फायदा हुआ है ना जनाब, हजार करते हैं रिकन्सिलिएशन का कोई तरीका, घर के अंदर खुशी का मकाम है, ये एक बहुत छोटा पहलू है जी। बहरहाल ये आपसे हम इस पे बात करते रहेंगे आने वाले दिनों में, बांग्लादेश के अफेयर्स पे, बाकी तमाम चीजों पे। खान साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया सर। बहुत शुक्रिया खाकवानी साहब। इसाक खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बांग्लादेश के इलेक्शन पर जो है वो हमसे बात कर रहे थे। गहरा ताल्लुक जो है वो उनका है बांग्लादेश से। बीएनपी के तारिक रहमान जो हैं वो फाइनली जो है वो वजीर आजम बनने जाएंगे। खालिदा ज़िया रहमान के बेटे हैं और रिसेंट इलेक्शन में जो है वो बीएनपी को 2/3 मेजॉरिटी से जो है वो उन्होंने स्वीप किए हैं बांग्लादेश के इलेक्शन। नाज़रीन, एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। कल के मैच के बाद अब तक जो है वो पाकिस्तानियों का मेल्टडाउन जो है वो जारी है। चाहे एक्स क्रिकेटर्स हों, चाहे क्रिकेट एनालिस्ट हों, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हों, हमारे जर्नलिस्ट हों, जो भी हो, सब क्रिकेट शायकीन हों, अब तक जो है वो मैच पर बात करते करते थकते नहीं हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ इंडिया के अगेंस्ट जो है कि हमने इतना बुरा जो है वो खेला। क्रिकेट एक्सपर्ट नौमान नियाज हमारे साथ मौजूद हैं। हम तो उन्हीं से जान लेते हैं वो क्या सोच रहे हैं कल के मैच के बाद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम सलाम रबिया और रोक भाई, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब बताइएगा, कल के मैच के बाद वैसे तो मेरे ख्याल से तो कोई सरप्राइज नहीं था, यही उम्मीद थी, जिसका जितना टैलेंट था, जिसका जितना स्किल सेट था, उसी हिसाब से खेला, उसी हिसाब से जो है वो रिजल्ट आए। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी जो है उनका मेल्टडाउन अभी भी जो है वो जारी है। आप क्या सबसे बड़ी वजह देखते हैं जिस किस्म की परफॉर्मेंस रही कल? देखिए, एक तो हिस्टैरिकल रिस्पॉन्सेस देना तो अब हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इट गिवन ऑन द मैट कि इंडिया के साथ जो उनका स्किल सेट है और जो उनकी स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग है और जो उनकी अप्रोच है इंटरनेशनल क्रिकेट की, मॉडर्न क्रिकेट जिसमें वो खेलते हैं। मतलब आपको एग्जांपल दे देता हूँ इंडिया का कि ये लड़का जो ईशान किशन है, उसने कहीं भी स्लॉगिंग नहीं की थी और इतनी मुश्किल पिच पे वो स्ट्रक्चर्ड पावर कर रहा था। वो 65 फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ है, 273 उसका फर्स्ट क्लास में हाईएस्ट है। वनडे में उसने इंटरनेशनल में 200 किया हुआ है। 2 साल वो डिसिप्लिन
डिसिप्लिन करके बाहर निकाल दिया गया। किसके ऊपर आया है? ये यशस्वी जायसवाल को उन्होंने इग्नोर किया, फिर सैमसन को बाहर किया, फिर उन्होंने शुभमन गिल को बाहर किया। तो डू यू थिंक कि उसके पीछे जिस किस्म की क्वालिटी जनरेशनल क्रिकेटर्स हैं, तो वो जिसना आया और जिसना उसने परफॉर्म किया। फिर जो क्रिकेट अवेयरनेस आपको नजर आई, वो सूर्य कुमार यादव की गेम ही नहीं है जो कल उसने खेली, क्योंकि जो वो था अपना ये ईशान किशन ने मैच साइड पे कर दिया था। मसला ये है कि आपको अब टाइम आ गया कि अब इंट्रोस्पेक्ट करें। आपने अपनी वर्ल्ड क्रिकेट में रिपोजिशनिंग कर ली, एडमिनिस्ट्रेटिवली आप बड़े तगड़े हो गए। कल का जो फाइनेंशियल क्लाउड आपका वो फिर प्रूव हुआ कि जो पिछला चैंपियंस ट्रॉफी का 10 सेकंड स्लॉट था वो $45,000 था, कल वो $77,280 हो, ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो फाइनेंशियल क्लाउड आपका हो गया, आप बड़े मेजर प्लेयर हो गए इकोनॉमिक इकोसिस्टम में आईसीसी के। लेकिन आपने फॉल्ट लाइन भी आइडेंटिफाई करनी, आपने अपना आईसीसी की गवर्नेंस के वैक्यूम को भी आइडेंटिफाई कर दिया, अपनी इंपॉर्टेंस भी दिखा ली, वेल डन। लेकिन अब आपका कोई कंपटीशन इंडिया से नहीं रहा होगा, और ये कोई बड़ा मैच नहीं है, ये कोई इलेक्ट्रिक मैच नहीं है। यू जस्ट कांट कम्पीट देम। ये डॉक्टर साहब ये बताएगा कि जो एक चीज नजर आती है, ठीक है, स्किल सेट अपनी जगह, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट अपनी जगह, जिस लो कॉन्फिडेंस के साथ जो है टीम ग्राउंड में उतरती है वो इस कदर ऑब्वियस और वाजे होता है। यंग लड़के अलग कर दें आप, इसमें तो बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी थे, तो क्या एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी इंडियन टीम के आगे इस कदर लो कॉन्फिडेंस के साथ उतरेंगे? तो ये तो पहले हारने से पहले ही जो है वो ऐसा लगता है हार मान चुके होते हैं। इसकी क्या वजह है? ये जो आपके एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स थे, इनमें से कोई भी मेरिट नहीं करता था 11 में सिलेक्शन। 11 दूर की बात है, 15 में सिलेक्शन नहीं मेरिट करता था। तो जब आप मेरिट के बगैर आएंगे और जब आपके स्किल सेट को आपको इबाम होंगे अपने बारे में, आपको अपने बारे में स्केप्टिसिज्म होगा, तो आपका सेल्फ बिलीफ नहीं होगा। जब सेल्फ बिलीफ नहीं होगा तो बॉडी लैंग्वेज नहीं होगी और थॉट प्रोसेस नहीं होगा और अवेयरनेस नहीं होगी। अब एक और चीज है कि आपको मान लेना चाहिए, आपने बहुत तरक्कियां कर ली हैं कुछ जगहों पे, आपने स्टेडियम भी बना दिए, वो सीमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर आपने साइंटिफिक इंटीग्रेशन नहीं की। अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ऋषभ पंत इस टीम में नहीं है। उन्होंने देखा कि उसको स्टेमिना का इशू था, उन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उसको बुलाया और उसको हाइपरबैरिक जो है टेंट में रखा हुआ है, यानी कि 3 टाइम्स हैवियर एटमॉस्फेयर में। अच्छा। उससे क्या होगा, लंग कैपेसिटी बढ़ रही है, वाइटल कैपेसिटी बढ़ रही है, उसके रेड सेल्स ऑक्सीजन की स्ट्राइव करने की वजह से रेड सेल्स ज्यादा बनेंगे। जब वो वापस आएगा तो उसका स्टेमिना भी ठीक होगा और वो एक सुपर फिट प्लेयर होगा। तो जब आपको साइंटिफिक इंटीग्रेशन करनी है, बायोमैकेनिक्स करने, आपके तो लड़के रिहेबिलिटेट नहीं करना चाहते। आपका जो, अब मैं नाम नहीं ले रहा, जो आपका टीम के साथ है सो कॉल्ड ये फिजियोथेरेपिस्ट और आपका जो रिहेबिलिटेशनिस्ट, वो तो लड़कों के साथ मिलके टेपें लगवाता है, स्कैन्स नहीं करवाता कि इंजरी मास्क करके, क्योंकि उन्होंने खेलना है, वो इनसिक्योर है। तो जब तक आप ये नहीं करेंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच नहीं लाएंगे, एक। सेकेंडली, इतनी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी नहीं होनी चाहिए कि चलें 15 में तो आपने लड़के अकोमोडेट कर लिए, अब जब आप 15 लेके चले गए तो यार आप पाकिस्तान के साथ तो तबाही ना करें ना। अगर सलमान आगा को पता था कि उसने पहला नया ओवर करना है, मतलब, और वो भी कितनी डिसमेइंग बात है कि शाहीन अफरीदी के होते हुए पहला ओवर करने का मतलब है कि आपका स्पेयर हेड पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। चले आपने टेक्टिकली कर लिया, आउट भी हो गया अभिषेक शर्मा, तो यार 3 पूरे करो। तो दुनिया में अंधे को भी पता है कि जो इब्रार अहमद है बेसिकली वो एक आपका फैंटास्टिक रिसोर्स है, लेकिन वो पावर प्ले में लेफ्ट हैंडर्स को बॉलिंग नहीं कर सकता। तो आपने उसको उधर बॉलिंग करवा दी, जहां पे उस्मान तारिक को आपने क्यों खिलाया था? वो तो सिमुलेट इंडियन्स कर रहे थे, हवा बना हुआ था आउट करने के, उसको 11वें ओवर में लाया आप। हाँ। जब आप 11वें ओवर में लाए उस वक्त तक मैच साइड पे लग गया हुआ था। अच्छा, फिर आपने जो तबाही की कि जस्टिफाई करने के लिए सिलेक्शन, आपने शहदाब को 9 ओवर करा के 17 रन खिलवा दिए, और शहदाब जैसा बॉलर जिसे बॉलिंग नहीं हो रही तो उसने फीड किया ईशान किशन को मिडिल लेग पे जो उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, तो आपने उनको फीड कर दिया, वो मजे में उस पिच पे रन करता चला गया। फिर जो वर्स्ट आपने चीज की है, अनफॉर्चुनेटली आपने टॉस जीत के जो ब्लंडर किया उनको खिला दिया, आप अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं खेले, उनकी स्ट्रेंथ पे खिला दिया। हाँ। फिर जब आप बैटिंग करने आते हैं तो आपका क्या मतलब है? हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह पे आपने चलाई क्यों? जिसको स्लॉक क्यों किया आपने? खड़ी क्यों नहीं बॉल? इसलिए कि आपके पास स्किल सेट नहीं था उनको मैनूवर करने का। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, आपसे तो घंटों इस पे बात हो सकती है। आपने भी एक बात की कि रेट जो था
पाकिस्तान इंडिया मैच का वो जो एडवर्टाइजमेंट का मेरे ख्याल है आप बता रहे थे 40,000 प्लस 44,000 से अब वो 77 तक चला गया। अब यही बता 72 तक 72,000 मतलब पर सेकंड के हिसाब से। अगर पाकिस्तान इतनी मतलब प्रिडिक्टेबल टीम हो चुकी है कि इन्होंने फेंटा खाना है, कूट खानी है और 8वां 7वां मैच है हारना है, तो अब समझते नहीं कि ऐसा ऐसा जैसे पाकिस्तान में और इंडिया सबको पता था कि पाकिस्तान इज गोइंग टू लूज, तो दिलचस्पी ही खत्म होती जाएगी। तो एडवर्टाइजर की भी दिलचस्पी खत्म हो जाएगी, देखने वालों को भी खत्म हो जाएगी, बिजनेस भी उड़ जाएगा। और जो हम पहाड़ पर चढ़ जाते हैं और हमारे बगैर दुनिया नहीं चलेगी और फिर अपन ही भगवान है तो मैच भी नहीं खेलेंगे तो हम फिर आईसीसी नहीं होगा, तो ये तो ऐसे ऐसे खत्म हो जाता जाएगा क्लाउड हमारा। क्योंकि इसमें सस्पेंस, यही बात तो गंगुली ने भी कही है। उसने कहा भाई साहब आप तो ये मैच ही नहीं रहे, किन को लेकर आ गए, नहीं तो खेलने ही नहीं आता, क्वालिटी नहीं है। जवेद मियां, वसीम अकरम, फिर उसके बाद ये वकार यूनिस, इंजमाम, सईद अनवर, वो तो उनकी तो टीम ही नहीं है यार, छोड़ो किन के साथ। तो समझते नहीं है, तो सारी वैल्यू खत्म होती जा रही है, ब्रांड की भी और पैसे की भी और एडवर्टाइजमेंट की भी। इट्स ऑल ओवर फॉर देम, छोड़ो यार किन के साथ खेल रहे हैं, इन्होंने हार नहीं है। रघु भाई, क्रिकेटिंग कॉन्टेस्ट में तो आप कभी थे ही नहीं पिछले 10 से 15 सालों में, एक चीज। दूसरा, आप हैरान होंगे कि 1992 से हमने इंडिया से आईसीसी के टूर्नामेंट्स में हारना शुरू किया हुआ है। माशाल्लाह। वी हैव नेवर वन अदर देन कपल ऑफ मैचेस। एक आधा हम जीते 2021 में, एक शायद हम 2007 में हमने वो टाई 2 जीते शायद हम। तो अब तो हमेशा से हार रहे हैं उनसे आईसीसी टूर्नामेंट्स में। प्रॉब्लम क्या है कि 170 मिलियन पॉपुलेशन है बांग्लादेश की, 250 मिलियन आपकी है, 1.3 बिलियन जो है वो इंडिया की है। तो ये रिवलरी है वो, आपको आप हैरान होंगे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया साउथ अफ्रीका, इंडिया इंग्लैंड आपसे बहुत बड़ा क्रिकेटिंग कॉन्टेस्ट होता है, लेकिन उनका रेट आधा होता है। उसका रीजन ये है कि व्यूअरशिप आपकी कभी मार्जिनलाइज नहीं होगी। और एक आपका ये मार्की इवेंट इसलिए कहलाता है कि सारी मैं अपॉलॉजी में आपको कट कर रहा हूं, मैं यही तो मेरा सवाल है कि हम अब ऐसे बिजनेस जो बात आप ये कहते हैं कि 2 अरब लोगों का इन्वॉल्व, अब नहीं देखेंगे लोग, मतलब उनको पता है कि पूछ लेंगे, झिल के देख लेंगे, वो आते जाते को देख लेंगे, वो बात तो नहीं रहेगी। क्योंकि इसमें सस्पेंस नहीं है, थ्रिल नहीं है, इसमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी, मतलब अनप्रेडिक्टेबल होना जो हमारे को वो खत्म हो चुकी है ना। लोग तो इसलिए मैच देखते हैं। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ रेट तो कम होते जाएंगे, चाहे 2 अरब बंदा क्यों नहीं बैठा, नहीं देखेंगे फिर ऐसा ऐसा। अब आपको मैं वो कहना नहीं चाह रहा था, आप मुझे उस मोड पे ले आए कि मैं हकीकत बता दूं। सर, इंडिया से जो है वो आपके 500 मिलियन लोग, 700 मिलियन लोग इसलिए देख रहे होते हैं कि कितना मिजरेबली इंडिया पाकिस्तान, मतलब जलील कितना हमारे खिलाड़ी कितना इनको जलील करते हैं, वो इसलिए देखते हैं, सैटिस्फैक्ट मतलब खुशी लेने के लिए वो पैसा खर्च करते। फिर ठीक है, फिर बनता है उनका कर्ज हो जाए तो आपको, अब मैं वही तो कह रहा हूँ, अब आपको अपनी पेडिग्री दिखानी पड़ेगी यार। आपने और मैंने, रघु भाई, रबिया तो चले छोटी होगी, हमने तो सेंसेशनल क्रिकेटर्स देखे हैं यार। और इंडिया पाकिस्तान में एक टाइम ये था कि पाकिस्तान इंडिया को कितने रन से हराएगा। यस। और फिर आईसीसी में भी आप जो टूर्नामेंट में मैचेस हारते थे, वो ऐसे नहीं हारते थे कि कोई कंपटीशन ही नहीं होता था। आपके बड़े तगड़े क्रिकेटर्स होते थे जो आपको वायर मैचेस होते थे ऑन द। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर, बड़ा शार्प सवाल चाहिए, आज दिल तो चाह रहा था लंबी बात करें। मैं सकलैन मुश्ताक साहब को सुन रहा था, उनको हफीज ने तो अच्छी खासी सुनाई है। उन्होंने कि इस टीम में 8 मैच विनर शामिल थे, मैनेजमेंट उनको समझ नहीं पा रही, उनको सही गाइड कर पा रहे थे। उस पर उन्होंने, ये मोहम्मद हफीज ने कहा ये चूचे हैं, रोटी को चूची कहते हैं, कि 100 200 मैच खेले हुए हैं, तो मैनेजमेंट इनको सही इस्तेमाल। उन्होंने कहा 8 मैच विनर है इस टीम में सर, लेकिन सही तरीके से इनको समझा नहीं पा रहे खेलना कैसे। ये आज की मैं देख रहा था, उनको क्लिप देख रहा था। सर, इसका जवाब ये है, मतलब कि वो मैच विनर जिनको सेल्फ एश्योरेंस ही नहीं है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, फिटनेस ही नहीं है, एग्जीक्यूशन ही नहीं है, तो वो कहाँ के मैच विनर हैं? कभी रहे होंगे जिंदगी में मैच विनर। तो अपने दमादों को बचा रहे हैं, अपने दमादों को बचा रहे हैं, इसलिए उनको कह रहे हैं कि किसी को कुछ ना कहें, ना टीम को आगे पीछे कहें। ये दमादों, वो आज लोग उन पे भी तनकीद कर रहे हैं कि जनाब के 2 जो दमाद थे उन्होंने तो अच्छा खासा स्कोर दिया कल के मैच में सर। पीपल ऑफ शाहिद ने तो ओपनली कह दिया कि हिम्मत दिखाई, बड़ी बात है। ड्रॉप शाहीन, ड्रॉप बाबर, ड्रॉप शदाब। यस, ठीक है। तो ये तो सामने नजर आ रहा है यार। आप लाइबिलिटीज कैसे कैरी करेंगे? हाँ, एक बुरी चीज जरूर हुई है, और जो वो ये बुरी चीज हुई है कि पोस्ट मैच एक इनकी मीटिंग हुई है, टीम मीटिंग हुई है, जिसमें सारों के
लटके हुए थे। तो देखें, जब ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आप और मैं तो कर सकते हैं क्रिटिसाइज बिकॉज वी आर पेन टू सी देम लूजिंग। उस मीटिंग में क्या हुआ जल्दी से बता दें, वी आर रनिंग मदा में उस मीटिंग में क्या हुआ? उस मीटिंग में ये हुआ कि बजाय कि इनकरेज किया जाता, प्लेयर्स को कहा जाता कि अभी हम नामीबिया से जीतेंगे, सुपर 8 में जाएंगे, हमारे पास चांस है, हम टूर्नामेंट में इस तरह वापस आएंगे, उधर सारा ब्लेम सीनियर प्लेयर्स पर डाल के कप्तान और कोच एक साइड पे हो गए। तो किस पे डालना चाहिए था? अगर प्लेयर्स पे नहीं चलना, सीनियर पे जो इतना तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट करोड़ों के। मैं वही बात करूं कि आप और मैं डाल सकते हैं, बट विद इन द टीम उन लड़कों ने अभी खेलना है। वो बाद में आके आप जो मर्जी सर्जरी करें, कुछ पाकिस्तानी समझते हैं, इंडियन भी समझते हैं, अगर आपने पाकिस्तान इंडिया का मैच जीते तो वर्ल्ड कप हमारा हो गया, तो आप कहते हैं अभी मजीद और क्या खेलना है और क्या मतलब, वो कहते हैं मैं डॉक्टर साहब क्या कहूँ अब आपको, आप बेहतर समझते हैं इन चीजों को। हमारा तो वर्ल्ड कप ओवर हो गया पाकिस्तानी टीम का। इंडिया से एक और थैंक यू बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका टाइम देने का। विश वी हैड मोर टाइम तो आपसे और बात होती। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अगले मैच में जो है वो शाहीन शाह अफरीदी कहा जा रहा है, बाबर आजम और शादाब, ये 3 ऐसे नाम है जो कहा जा रहा है कि शायद जो है वो रिप्लेस कर दिए जाएं। अगला मैच नामीबिया से होगा, लेट्स सी इनको जो है वो रिप्लेस किया जाता है कि नहीं, क्योंकि ये वो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं जिन पर बार बार जो है वो तनकीद की जा रही है कि ये क्यों नहीं परफॉर्म कर सके। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वहां हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे थे हम क्रिकेट के हवाले से ब्रेक पे जाने से पहले, और कल जो है वो 61 रन से शिकस्त हुई पाकिस्तान को। उसके बाद से कई सवालात जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट पे उठ रहे हैं, ना सिर्फ प्लेयर्स पे बल्कि कोच पे, सिलेक्शन पर, कि किस किस्म की सिलेक्शन जो है वो की गई, कोच की जो प्लानिंग है उसके हवाले से भी जो है वो कई सवालात उठाए हैं। एक्स क्रिकेटर्स ने, जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने भी जो है वो इस पर कई सवालात उठाए हैं। लेट्स सी के आने वाले मैच में जो है वो हम किस किस्म की चेंजेस करते हैं अपने प्लेइंग 11 में। क्या शाहीन, बाबर और शादाब, 3 ऐसे सीनियर प्लेयर्स जो किसी किस्म की परफॉर्मेंस जो है वो कल के मैच में नहीं दे पाए, क्या उनको जो है वो रिप्लेस किया जाएगा? और अगर उनको रिप्लेस करते हैं तो उनकी जगह जो है वो किसको, कौन से नए लड़के हैं जिनको चांस दिया जाएगा? आज के लिए नाज़रीन इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।